बांग्लादेश को तो भारत के साथ ही आज़ादी मिल गई थी, लेकिन असली आज़ादी मिली बांग्लादेश को 26 मार्च 1971, वो भी पाकिस्तान से। और इस आज़ादी के लिए बांग्लादेश के बड़े बड़े लीडरों ने कई सारी लड़ाइयाँ लड़ी, लेकिन इन लीडरों में से हीरो रहा मुजीबुर रहमान। मुजीबुर रहमान आज़ाद बांग्लादेश के सबसे पहला पीएम बने और मुजीबुर रहमान पीएम बनते ही उन्होंने बहुत सारे बांग्लादेश के बड़े बड़े कारखानों को अपने अंडर में ले लिया और उन कारखानों को चलाने के लिए अपने पार्टी के लोगों को ही सेलेक्ट किया। यानी ये वो लोग थे जिन लोगों के पास कोई भी तजुर्बा नहीं था उन सारे फैक्ट्रीज को चलाने का। और दूसरी तरफ देश गरीबी और भुखमरी से जूझ रहा था। यानी मुजीबुर रहमान के सामने एक ऐसा कंट्री था जो कंट्री एकदम खत्म हो चुका था। मुजीबुर रहमान एक तानाशाह था, उसके समय बांग्लादेश में डेमोक्रेसी नहीं था और मुजीबुर रहमान देश को अच्छी तरह से संभाल नहीं पा रहा था। मुजीबुर रहमान से परेशान होकर बांग्लादेश के लोगों ने मुजीबुर रहमान और उनके फैमिली को हत्या कर देते हैं और फिर इसके बाद जो पार्टी पावर में आती है उसी पार्टी से बांग्लादेश डेवलप होना शुरू होता है आहिस्ता आहिस्ता। ये जो बांग्लादेश इतना डेवलप है आज कैसे हुआ, इसी वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो शुरू होने से पहले वो आपको नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे जल्दी से जल्दी दबा दीजिए और उसके साथ एक लाइक बटन भी जरूर दबाना। तो चलिए शुरू करते हैं अभी इस वीडियो को बिना समय गवाए। मुजीबुर रहमान की फैमिली को हत्या करने के बाद 1977 में जनरल जियाउर रहमान देश के अगला मार्शल लॉ एडमिनिस्टर बनते हैं और वो पावर में आते ही देश में कई सारे नियम बनाते हैं, जैसे कि फॉरेन मनी कंट्री में लाना। कई सारे ऐसे देश थे जो कि बांग्लादेश की हेल्प करना चाहते थे। मुजीबुर रहमान के पीएम बने रहने तक वो सारे देश बांग्लादेश की हेल्प नहीं कर पाए। उस समय उन्हीं देशों को बांग्लादेश की हेल्प करने के लिए इन्वेस्ट पर से रिस्ट्रिक्शन हटा दिया गया, स्टॉक मार्केट को फिर से एक्टिवेट किया गया और गवर्नमेंट ने जो प्राइवेट कंपनीज को मुजीबुर रहमान के सरकार के समय पे अपने अंडर में ले लिया था उन सारे कंपनीज को लोगों के हवाले कर दिया गया। एक समय पर ऐसा ही कुछ इतिहास था चाइना का भी। चाइना के जो तानाशाह था माओ जेडोंग, उसने भी ऐसा ही किया था। यानी चाइना और बांग्लादेश का इतिहास कुछ सेम है, जिसके बारे में हमने इस वीडियो में बताया था। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। जनरल जियाउर रहमान के बाद पावर में आते हैं 1983 में जनरल ईसा मोहम्मद और वो पावर में आते ही फिर से देश के हालात खराब होने लगते हैं और जनरल ईसा मोहम्मद अपनी तानाशाही शुरू कर देते हैं बांग्लादेश में। देश के सारे इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर को अपने हाथ में ले लेते हैं और बाकी देश में जितने भी पॉलिटिक्स पार्टी होते हैं सभी को बैन करा देते हैं। लेकिन इरशाद गवर्नमेंट एक अच्छा काम यहाँ पर ये करते हैं कि इकोनॉमी पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। बाकी डेवलप कंट्रीज जैसे कि साउथ कोरिया, चाइना, वियतनाम को वो देखकर ये सीखते हैं कि कैसे हमारे देश के एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाए। इस वजह से इरशाद गवर्नमेंट ने बांग्लादेश के साउथ ईस्ट में एक एक्सपोर्ट जोन सेटअप करते हैं और टैक्स फ्री प्रोडक्शन करते हैं ताकि दूसरे कंट्रीज में एक्सपोर्ट किया जा सके। और इरशाद गवर्नमेंट बंद हुए एनजीओज को फिर से चालू करते हैं और इन्हीं एनजीओज का एक अहम रोल है बांग्लादेश को डेवलप करने का। और इन एनजीओज में से 2 एनजीओज अहम भूमिका निभाते हैं बांग्लादेश में। इनमें से पहला है ग्रामीण बैंक और दूसरा है BRAC। ग्रामीण बैंक लोगों को कम सूद पर लोन दिया करती थी ताकि वो उन लोन को लेकर कोई बिजनेस सेटअप कर सके और एग्रीकल्चर पे उन पैसों को लगाया जा सके। जैसे कि आप जानते हैं कि पूरा बांग्लादेश ज़्यादातर एग्रीकल्चर के ऊपर निर्भर है और इस तरह से 1990 तक बांग्लादेश में टोटल 26,000 एनजीओज काम कर रहा था। लेकिन लोगों का यहाँ पर एक ही प्रॉब्लम था कि इरशाद गवर्नमेंट एक डेमोक्रेसी पार्टी नहीं था, इसीलिए लोगों ने आंदोलन करके देश में इलेक्शन करवाया और इस इलेक्शन में इरशाद पार्टी को हराकर बांग्लादेश में फिर से नेशनलिस्ट पार्टी को लाया। और ये नेशनलिस्ट पार्टी सत्ता में आते ही उन्होंने देश के इकोनॉमी और डेवलपमेंट पर ज़्यादा ध्यान दिया। उन्होंने देश में कई सारे नियमों को बदले और कई सारे ऐसे काम किए जिन कामों की वजह से बांग्लादेश आज एक डेवलप कंट्री बन चुका है। जैसे कि उन्होंने करेंसी एक्सचेंज को बहुत ही आसान किया और उन्होंने देखा कि MUC भी कंट्री में आ रहा है और वो लेबरों को हायर कर रहा है। इस वजह से हायरिंग पॉलिसी को भी काफ़ी हद तक आसान कर दिया गया और 7 नए एक्सपोर्ट जोन बनाए गए। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये था कि कंट्री में कोई नेचुरल रिसोर्स नहीं था। जैसे कि मिडिल ईस्ट कंट्रीज में उनके पास नेचुरल रिसोर्स के तौर पे क्रूड ऑयल है और हमारे भारत में जैसे कि कोयले की खदानें हैं, सोने की खदानें हैं, हीरे की खदानें हैं और थोड़ा बहुत क्रूड ऑयल के रिसोर्सेज भी है। और अब हमारे भारत के जम्मू एंड कश्मीर में वाइट गोल्ड यानी लिथियम की खोज की गई है जो कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में है, जिसके बारे में हमने इस वीडियो में बताया था।
लेकिन इस तरह के कोई भी नेचुरल रिसोर्सेस नहीं है बांग्लादेश के पास। इसीलिए बांग्लादेश ने अपने आसपास के डेवलप कंट्रीज को देखकर यह सीखा कि हमारे देश में गारमेंट इंडस्ट्रीज बनाया जाए, और गारमेंट इंडस्ट्रीज बनाने का डिसीजन बांग्लादेश के हक में आ रहा था आहिस्ता आहिस्ता। जैसे कि कई सारी बड़े बड़े कंट्रीज थी जो कि गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग किया करता था और उनको एक स्टिफ कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा था एशियन कंट्रीज की तरफ से, जो कि अपनी चीफ गारमेंट बना के एशियन कंट्रीज में बेचा करता था। इस कंपटीशन को कम करने के लिए कंट्रीज ने हाई इम्पोर्ट टैक्स लगाना शुरू कर दिया गारमेंट प्रोड्यूसिंग कंट्रीज के ऊपर, ताकि जब एशियन कंट्रीज से गारमेंट्स आ रहा है तो उसका प्रोडक्शन कॉस्ट काफी ज्यादा बढ़ जाए, जिस वजह से कंपटीशन मार्केट में ज्यादा बढ़ जाए। और इस अपॉर्चुनिटी को बांग्लादेश ने मिस नहीं किया, इसका भरपूर फायदा उठाया। बांग्लादेश में पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर चीफ लेबर बहुत आसानी से मिल जा रहा था, यानी कम कीमत पर काम करने वाले लेबर। और बहुत सारे लोग जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज में काम कर रहे थे, वो लोग जो पैसा अपने देश में फैमिलीज को भेज रहे थे, उन पैसों में गवर्नमेंट ज्यादा टैक्स नहीं लेता था। उसका कारण ये था कि वो पैसा तो आखिरकार हमारे देश में ही आ रहा है। और बांग्लादेश आज चाइना के बाद दूसरा सबसे बड़ा गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग वाला देश बन चुका है। बांग्लादेश की 10% जीडीपी गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग से ही आता है, यानी एक टाइम पे बांग्लादेश को खत्म मान लिया गया था पूरी तरह से। आज वही देश आहिस्ता आहिस्ता पूरी तरह से डेवलप कर रहा है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और वीडियो को शुरू में मैंने आपसे एक बार कहा था कि नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे दबा दो, लेकिन आपने अभी तक नहीं दबाया। दबा दो यार, इसमें इतना शर्माना क्या है। और उसके साथ एक लाइक बटन भी जरूर दबाना और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। Hold me close till I get up.